चैप्टर का नाम हमारा कैपिटल गेन है और इस चैप्टर में हमारा 23 जुलाई 2024 में अमेंडमेंट आया और 23 जुलाई 2024 के बाद सारा काम करने का तरीका बदल गया। तो अगर कोई स्टूडेंट, अगर मेरी पुरानी क्लासेस भी मैं डालता हूं तो उसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट आया है, जो बदलाव आया है, वो इसी चैप्टर में आया है। अगर किसी के पास लास्ट ईयर की बुक है, बेकार, यूजलेस हो गया है सिर्फ इस चैप्टर की वजह। अगर कोई मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लिया है या फिर यूट्यूब पे किसी ने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो वो यूजलेस, यानी जितनी भी वीडियो पुरानी पड़ी हुई है पिछले साल की, वो सब बेकार हो गया है इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी चैप्टर में तो कई बार यूज हो सकता है लेकिन इस चैप्टर में नहीं हो सकता। हालांकि ये चैप्टर पूरा चेंज हो गया है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपको मैं सारा न्यू ही कराऊंगा, ठीक है ना। जो पुराने बच्चे हैं जो कि पहले पढ़ चुके होंगे उनको ये चैप्टर दोबारा करना पड़ेगा। अगर वो कहीं वर्किंग है, कहीं जॉब पे है, तो उनको ये चैप्टर दोबारा करना पड़ेगा पूरा। तो चैप्टर का नाम हमारा है, दैट इज चैप्टर का नाम है हमारा कैपिटल और गेन। सर गेन का मतलब यहां पे है प्रॉफिट, गेन का मतलब है प्रॉफिट, और कैपिटल का मतलब यहां पे है एसेट। कैपिटल का मतलब यहां पे है हमारा एसेट्स। तो जो हम एसेट्स से प्रॉफिट कमाएंगे, जो एसेट्स को, और एसेट्स को कब, जब हम कभी ट्रांसफर कर देंगे तो उससे जो फायदा होगा वो टैक्स लायबिलिटी के दायरे में आ जाएगा, और वो टैक्स लायबिलिटी के दायरे में जब आएगा तो उसको हम कैपिटल गेन के अंडर हेड में टैक्सेबल करेंगे। ये चैप्टर इतना खास और इतना स्पेशल इसलिए भी माना जाता है कि अगर आप कैपिटल गेन कमाते हो, आप इंडिविजुअल हो, तो आपके ऊपर कोई स्लैब रेट नहीं लगता। यहाँ पे सीधा एक फिक्स परसेंटेज का रेट गिवन है और वही रेट आपके ऊपर अप्लाई होता है। अगर मैं यहां बात करूं कैपिटल गेन की, तो सर कैपिटल गेन में कैपिटल गेन इस चैप्टर को यूनिक बनाने के पीछे और हमें सीखने के पीछे मेन कंसर्न है, यहां पे डिफरेंट रेट्स हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो अगर यहां पे एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म, और ये एज ऑफ एसेट्स पे डिसाइड करता है कि आपने कितने सालों तक अपने पास एसेट्स रखा, उसके हिसाब से बेचा तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म है तो आपको यहां पे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, आपकी 2.5 लाख से इनकम कम है, 5 लाख इनकम नहीं हो पा रही है, मैटर नहीं करता आपका। अगर आपकी इनकम 1 लाख भी है और कैपिटल गेन से आपने 1000 रुपए भी कमाया तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन का, तो आप वो स्लैब रेट से बाहर है। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपका ये 20% और यहां पे है 15%, और यहां पे आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी मिलता है। मैं अभी ऐसे ही ऊपर ऊपर की बातें बोल रहा हूं, आई नो कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं, बस मैं ये डिफरेंशिएट क्यों बन पा रहा है ये चैप्टर, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो रेट वगैरह सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। अब सर कैपिटल गेन होगा कैसे? कैपिटल का मतलब आपको मैंने बताया कि भैया आप कोई भी एसेट्स बेचो, कोई भी एसेट्स बेचो। सर एसेट्स कौन सा होना चाहिए? अब एसेट्स हमारे सबसे पहले अगर यूज की बात करें तो यूज एसेट्स हमारे 2 तरीके की जगह पे हो सकता है। सर 2 जगह पे एसेट्स हो सकता है, कहां कहां 2 जगह पे हो सकता है? एक हो सकता है हमारा पर्सनल और एक हो सकता है बिजनेस। एसेट्स हमारे 2 जगह यूज हो सकते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा मोटर कार है तो कार मेरा एक पर्सनल मेरे नाम पे भी हो सकता है और बिजनेस के नाम पे भी हो सकता है। तो 2 टाइप के हमारे एसेट्स हो सकते हैं।
अब अगर मैं एसेट्स के टाइप की बात करूं तो एसेट्स के टाइप भी दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? एक हो सकता है हमारा मूवेबल। मूवेबल का मतलब भाई उस एसेट्स को आप कहीं भी ले जा सकते हो, जैसे एग्जांपल फर्नीचर, आपका मोटर कार, ये सारा किसका हो गया? मशीनरी। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जिस एसेट्स को ले जा सकते हो उसको क्या बोला जाएगा? मूवेबल। एक हो सकता है हमारा इमूवेबल। उस एसेट्स को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते। इसमें तो सिर्फ एक ही आता है, लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें क्या आता है? सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग। तो लॉ ये कहता है, हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, कि अगर आप पर्सनल यूज में एसेट्स यूज कर रहे हो, इनकेस मूवेबल है तो इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन अगर इमूवेबल है तो इसके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा। लॉ ये कहता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, अभी हम देखेंगे। दूसरे साइड बिजनेस की बात करें तो भाई बिजनेस में भी सेम कैटेगरीज हो सकते हैं। एक मूवेबल भी यूज हो सकता है बिजनेस के अंदर और इमूवेबल भी यूज हो सकता है। सेम कैटेगरी हो सकते हैं मेरे भाई बिजनेस के अंदर। तो अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कोई भी एसेट्स हो, चाहे आपका मूवेबल हो तब भी कैपिटल गेन लगेगा और इमूवेबल हो तब भी कैपिटल गेन टैक्सेबल लगने वाला है। यानी हमें इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना है, ऐसे समझिए कि कोई साधारण व्यक्ति भी है, तो अगर वो घर की खरीद बिक्री कर रहा है तो उसको भी कैपिटल गेन लगेगा और उसको भी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ने वाली है। और एक दूसरा मान लेते हैं कि बिजनेसमैन है और वो कुछ परचेज सेल्स कर रहा है, तो बिजनेसमैन को तो करना ही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपकी भले ही इनकम हो चाहे ना हो, आपके पेरेंट्स ने पुरानी जमीन कोई बेच दी और तब भी आपको उस पर कैपिटल गेन देना पड़ेगा, और किस तरीके से देना है नहीं देना होगा वो हम समझेंगे। तो ये हमारा यूज केसेस के हिसाब से बात करें पर्सनल और बिजनेस, और अगर हम टाइप की बात करें तो मूवेबल इमूवेबल। अगर पर्सनल एसेट्स हमारा है तो उस सिचुएशन में उससे होने वाला इन कुछ पार्ट है ऐसे जिसके ऊपर तो टैक्स देना पड़ता है और बाकी एग्जेम्प्ट। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर है, तो मेरा अगर बेचता हूं तो नॉर्मल इस पे कुछ नहीं लगना, लेकिन दूसरे साइड अगर बिजनेस में यूज करूं फर्नीचर तो यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए, कैपिटल गेन में हमें सबसे पहले देखना है कि भैया कैपिटल गेन होता क्या है, जो कि हमें एक डेफिनेशन पढ़ना होगा। जो चार्जेबल है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में ऐसी क्या एक्टिविटी हो कि आपको बोला जाए कि भैया इस पे कैपिटल गेन लगेगा, क्या ऐसा एक्टिविटी हो। क्योंकि बड़े सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा तो आप बोलोगे सर कंफ्यूजन होगी। जैसे मान लो मैंने अपना एसेट्स आपको दे दिया, मैंने बोला भाई तुम ही इसको यूज करो परमानेंटली। तो एसेट्स मैंने दिया है आपको, बिजनेसमैन ने अपना लैपटॉप किसी एम्प्लॉय को दे दिया, क्या उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? अगर पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं तो क्या कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? यहाँ पे शेयर्स हैं तो शेयर्स भी हमारा एक तरीके का एसेट्स है, तो इस पे कैसे कैपिटल गेन लगेगा? अगर लैंड की बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी काम एग्जेम्प्ट होता है, तो इस पे कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे सिचुएशंस बनेगा, वो सारी चीजों को हम धीरे धीरे देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखना चाहिए, क्या कहता है इसमें डेफिनेशन। डेफिनेशन में कहते हैं कि एनी प्रॉफिट। अब सर एनी प्रॉफिट का मतलब बताओ, मतलब कोई भी फायदा हो जाए या फिर क्या हो जाए? गेन हो जाए। अराइजिंग मतलब होना, किससे होना? आपका ट्रांसफर। इस चैप्टर के अंदर कभी भी कोई एसेट्स बेचा जाएगा तो सोल्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सोल्ड, यानी यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब ही क्या है? सेल होगा। यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब ही क्या है? आपने एसेट्स को बेच दिया। लॉ के अंदर बताने का थोड़ा तरीका क्या होता है? ऑलवेज अलग होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट्स। अब आपको जो ट्रांसफर करना है वो क्या करना है? कैपिटल एसेट्स करना है।
तो सबसे पहले तो ये बता दो कि कैपिटल एसेट्स क्या होता है। तो हमें पहले कैपिटल एसेट्स को समझना होगा कि किसको हम कैपिटल एसेट्स बोले और किसको नहीं बोले। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी डीलर के लिए भी ये कैपिटल एसेट्स होगा? ये भी समझने वाली बात है कि प्रॉपर्टी डीलर अगर बेचता है तो उसके लिए तो भैया सेल परचेज हो जाता है, और हमारे लिए तो भैया ये कैपिटल एसेट्स हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर सीखना होगा। तो कहता है कोई भी प्रॉफिट कोई भी गेन हो ट्रांसफर होने से, क्या ट्रांसफर करने से? कैपिटल एसेट्स जो अफेक्टेड होगा इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब है हमारा जिस साल के लिए टैक्स कैलकुलेट करेंगे, शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। मैंने बताए थे 5 ही हेड हैं हमारे, अगर देखा जाए तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 हेड बताएं, जिसमें से हमने सैलरी कंप्लीट कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया, अब कैपिटल गेन चल रहा है। तो अदर सोर्स बहुत छोटा सा है, 1-2 दिन में हो जाता है, पीजीबीपी थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है कई बार। कहता है गेन एंड शैल बी डीम टू, अगर आपका कैपिटल कोई भी अंडर हेड कैपिटल गेन में होगा, एंड शैल बी डीम टू बी इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, मान लिया जाएगा, इन विच ट्रांसफर या टुक प्लेस अनलेस सच कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। मतलब बोला गया आपके सरकार कैपिटल गेन लेगी, लेकिन लेते टाइम पे आपको कुछ यहां पे डिडक्शन, एग्जेम्पशन कह दो, डिडक्शन नहीं एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन और डिडक्शन में फर्क है। एग्जेम्पशन का मतलब सरकार ने बोला हुआ है कि ये काम करोगे तो हम इसी पर्टिकुलर इनकम पे आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, और जो डिडक्शन होता है वो टोटल इनकम में से माइनस किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 54, सेक्शन 54 बी, सेक्शन 54 डी, ई सी, डबल ई, एफ, ए, जी, बी, ये सारे सेक्शन है जिसके अंदर, अब देखो ये सेक्शन क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिसने कि अपने घर को एक जगह से बेच के दूसरे एरिया में शिफ्ट होना पड़ता है। वो अपनी इच्छा से नहीं होते, उनकी मजबूरी होती है। मान लो वो एरिया ऐसा हो गया जहाँ पे रहना आपका बहुत मुश्किल हो गया है एरिया में, तो मजबूरन आपको अपना घर बेचना पड़ेगा और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। अब मान लेते हैं आपने अपना घर 10 लाख का खरीदा और 50 लाख का बेच दिया, 40 लाख कमाया, तो सरकार बोलती है 40 लाख पे मुझे टैक्स दो। लेकिन आप बोलते हो सर ये घर हम बेचना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, हमारे आसपास के जो माहौल बन रहा है यहाँ पे लोग वाइन पी के इसी तरीके से परेशान करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो हम चोरी वगैरह होता रहता है, हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। तो सरकार ने बोला ठीक है आप दूसरा घर खरीद लीजिए, फिर हम आपसे कैपिटल गेन ही नहीं लेंगे। तो अगर आपने एक घर बेच के दूसरा घर खरीद लिया तो सरकार आपसे कैपिटल गेन नहीं लेगी, और वो सेक्शन 54 के अंदर आपको एक अमाउंट एग्जम्पशन दे देगा कि जितने का नए घर खरीदोगे आपसे कैपिटल गेन नहीं लिया जाएगा। ऐसे किसान के लिए बनाया गया 54B कि अगर किसान अपने एग्रीकल्चर लैंड को बेचता है और फिर से एग्रीकल्चर लैंड ही खरीद ले तो बोला आपसे भी नहीं लेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन तभी आपसे लेंगे हम जब आपने बेच दिया और बेचने के बाद सारे पैसे बैंक में ले लिए और उस पैसे का इस्तेमाल आप किसी और एक्टिविटी में कर रहे हो। घर बेच के आपने अपने बच्चे की शादी कर दी, घर बेच के आप घूमने चले गए, घर बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो अगर ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आपने जो घर बेचा वो मजबूरी में नहीं बेचा है, आपने अपनी इच्छा से बेचा है, तो यहाँ का फायदा हम आपसे टैक्सेबल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई मजबूरी में बेचा जा रहा है, घर बेच के घर खरीद लिया, एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, तो इस पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। वो सारे प्रोविजन हम देखेंगे जिसको दिया जाएगा एग्जेम्पशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भैया कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको बहुत सिंपल सी चीजें पता होना चाहिए। कैपिटल गेन कब लगेगा? एक तो आपका प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, दूसरा आप ट्रांसफर करोगे, तीसरा क्या ट्रांसफर करोगे? कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करोगे, और चौथा आप जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो अगर आपको एग्जेम्पशन मिला हो तो उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। विदाउट एग्जेम्पशन वाले पे कैपिटल गेन आपका लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है जो कि आपका सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के अंदर चार्जेबिलिटी आता है। हाउस प्रॉपर्टी करा था उसका क्या सेक्शन था? सेक्शन याद है चार्जेबिलिटी का? सेक्शन 22 था। क्या था हमारा? सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी का।
आइए अब हमें क्या पढ़ना है सर, इसके अंदर क्या क्या समझना है। इन सारे वर्ड्स में से कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, और आप देखोगे कि वाकई ये समझने वाली चीज है। अगर नहीं समझोगे तो देखो आपको खुद ही कंफ्यूजन होने लगेगा। एक तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कैपिटल एसेट्स, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा भैया ट्रांसफर क्या होता है। अब ट्रांसफर का मतलब क्या हो सकता है, अब कंफ्यूजन पता है कहाँ आता है, जब मान लो दो कंपनी आपस में मिल जाते हैं, तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में मर्जर हो गया, तो वहां पे एसेट्स जा रहा है लेकिन बिक नहीं रहा है एसेट्स हमारा, तो कब क्या क्या सिचुएशन होगा कि हम ट्रांसफर मानेंगे। और हमें प्रॉफिट तो नहीं समझने की जरूरत है, हमें पता है कि प्रॉफिट क्या है, और हमें ये सारे के सारे एग्जम्पशन समझने पड़ेंगे अलग अलग पॉइंट से। कैपिटल एसेट्स क्या है, ट्रांसफर क्या है, ये सारी चीजें। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशन आपके सामने 4 कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आपको दिखता है तो मान लेना आपकी इनकम जो हो रही है वो किससे हो रही है, आपके कैपिटल गेन से। पहला, मस्ट बी कैपिटल एसेट्स, आपका कैपिटल एसेट्स होना बहुत जरूरी है। अब सर कैपिटल एसेट्स क्या होता है, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में बोला गया एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी। अब यहां प्रॉपर्टी से लोगों के दिमाग में चलता है लैंड एंड बिल्डिंग, नहीं भाई, यहां पे प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो उसको हम कैपिटल एसेट्स बोल देंगे। यानी कोई भी एसेट्स हो कैपिटल एसेट्स एसेट्स बोल देंगे, जितने भी एसेट्स है सभी को कैपिटल एसेट्स बोलेंगे। लेकिन कुछ हमें समझना होगा, एक्सेप्ट कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसको हम कैपिटल एसेट्स नहीं बोलेंगे। तो हमें बेटर है, कई बार ना हमारे पास बड़ी सारी चीजें होती है, तो हमें अगर ये समझना है, अगर मैं कैपिटल एसेट्स को समझाने लगूं तो फिर इसकी लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होगी। मेरा स्मार्ट बोर्ड भी कैपिटल एसेट्स है, मेरा कैलकुलेटर भी कैपिटल एसेट्स है। आप अगर देख लो, आप फोन जिस फोन पे या लैपटॉप पे देख रहे हो ये भी एक कैपिटल एसेट्स है, तो उसको समझाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, सब चीज ही कैपिटल एसेट्स है। तो 3 से 4 चीजें वो हैं जो कैपिटल एसेट्स नहीं होते, अगर वो देख ले तो हम बोलेंगे भैया बाकी सारा क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। तो 3 से 4 चीजों में बोला गया कि भैया पहला पर्सनल, और वो भी मूवेबल एसेट्स, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बुक के अंदर पर्सनल अफेक्ट्स लिखा हुआ होता है। दूसरा, स्टॉक इन ट्रेड, मतलब अगर आपका कोई कैपिटल एसेट्स है और वो व्यापारी हो और उसको आप बेचते खरीदते हो तो वो इसके अंदर नहीं माना जाएगा। तीसरा, रूलर या एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। चौथा, सरकार ने पहले कभी बॉन्ड निकाला था, गोल्ड बॉन्ड, मैंने गोल्ड बॉन्ड निकाला, गोल्ड बॉन्ड थे। ये 4 एसेट्स ऐसे हैं जिसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे आपके क्या माने जाएंगे, कैपिटल एसेट्स माने जाएंगे। अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये पर्सनल एसेट से हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, दूसरा कंडीशन, एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर, एसेट ट्रांसफर होना चाहिए। अगर आपने एसेट्स बेचा ही नहीं है तो कैपिटल गेन, तो पहले सबसे पहले आपके पास कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। दूसरा, आपको कैपिटल, और जब बेचो तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेन, यानी प्रॉफिट या गेन आपको होना चाहिए। अगर नॉट टू बी एग्जेम्प्टेड, अगर एग्जेम्पशन मिला है अंडर सेक्शन 54 से लेके 54GB तक, आपने देखा 54 था, 54B था, 54EC था, 54F था, 54D था, 54GA था, 54GB था, तो ये जितने भी सेक्शंस हैं हमारे, ये सारे सेक्शंस में अगर आपको एग्जेम्पशन मिला है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। तो हमारे 4 कंडीशन एसेंशियल कंडीशन है जिसे आपको मानना पड़ेगा कि ये है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। अब एसेट्स 2 जगह कनेक्टेड हो सकता है, कहता है ये एनी प्रॉपर्टी, और आगे कहता है कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। बिजनेस और नॉट, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो
चाहे नहीं हो, अगर वो कैपिटल एसेट्स है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? 4 कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए। अब सर कैपिटल एसेट्स कौन कौन से हमें कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा, जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था, यहां लिखा है, कह रहा है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेयर कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। तो सर यहां पे अगर हम बात करें हो सकता है आपका मूवेबल, या अभी जैसे मैंने लिखा वैसे लिख देते हैं, हो सकता है वो कनेक्टेड किससे हो, बिजनेस से, या फिर हो सकता है पर्सनल। आप मुझे बताइए अगर बिजनेस से कनेक्टेड है तो किस टाइप का एसेट्स कैपिटल एसेट्स होगा? बताइए किस टाइप का एसेट्स कैपिटल एसेट्स होगा? अगर बिजनेस से कनेक्टेड है तो दोनों, दोनों कौन सा सर? चाहे आपका कौन सा हो, मूवेबल या इमूवेबल, दोनों ही एसेट्स जो हैं ये आपके कैपिटल एसेट्स के कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन पर्सनल हुआ तो कौन सा होगा? ओनली, वैसे इसमें भी दोनों ही आते हैं लेकिन अभी देखेंगे। अगर हुआ मूवेबल और दूसरा हो सकता है इमूवेबल। अगर मैं मूवेबल की बात करूं तो मूवेबल एसेट्स हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन है, इसमें कुछ पार्ट हमारे कैपिटल एसेट्स हो जाते हैं। कहा गया मूवेबल एसेट्स हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं होते, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है भाई कि इसके अंदर कुछ एसेट्स हमारे कैपिटल एसेट्स हो जाते हैं। जैसे अगर आपने गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड अगर आपके पास है और आपने बेचा, क्योंकि गोल्ड क्या है, मूवेबल है, ठीक है, लेकिन ये कैपिटल एसेट्स है। जैसे आपके कोई पेंटिंग, जैसे आपका कोई आर्ट, जैसे आपका कोई अगर हम बात करें पेंटिंग आर्ट हो गया या स्कल्पचर हो गया, जैसे हम बात करें और भी जितने भी पार्ट हैं वो एसेट्स आ जाएगा। अभी हम देखेंगे, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे। इमूवेबल में तो भैया लैंड एंड बिल्डिंग ही आएगा मेनली, ठीक है। तो कहता है कैपिटल एसेट सेक्शन 214, हमारे ये सेक्शन हमारा डिसाइड करता है कि भैया क्या कैपिटल एसेट्स होगा। तो बोला गया एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट, बट एक्सेप्ट ये वाले जो हम एसेट्स बता रहे हैं पर्सनल वाले, वो नहीं होंगे। स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा, इसके बाद हमारा गोल्ड बॉन्ड नहीं होगा, इसके बाद मैंने क्या बताया आपका एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया वाला नहीं होगा। इन 4 चीजों को छोड़ दो, 4 ही बातें जिसे हमें छोड़ना है। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। अब कहता है एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब हमारे शेयर्स भी जो है ना वो भी कैपिटल एसेट्स हैं। कोई भी सिक्योरिटी है हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब भारत के अंदर अगर आप शेयर्स को, 2 तरीके के शेयर बाजार के अंदर शेयर होते हैं इंडिया में, इंडिया के हर जगह ही। एक शेयर मार्केट होता है कैश मार्केट और एक शेयर मार्केट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, जिसको F&O बोला जाता है। कैश मार्केट के अंदर अगर रिलायंस का शेयर आपका 2000 रुपए का है तो आप इसे 2000 रुपए दे के ही खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर 2000 का शेयर है तो आप 20 रुपए दे के भी खरीद सकते हैं। यानी एक तरीके से सट्टा लगाया जाता है और उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन बोला जाता है। आज देखेंगे गोल्ड का रेट लगभग 1,20,000 हो गया है। इसका होने का एक ही रीजन है, ये गवर्नमेंट में बोलूंगा ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एक टाइम था कि स्टॉक मार्केट के अंदर होता क्या है, अगर आपको 1 तोला, वैसे आप दुकान में जाओ खरीदने फिजिकली गोल्ड, तो 1 तोला यानी 10 ग्राम गोल्ड लेने जाओगे तो 1,20,000 देना पड़ेगा आपको, ठीक है।
मैं 24 कैरेट्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप उसी को, क्योंकि गोल्ड जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए बना हुआ है हमारा एनएससी, या फिर आप बीएससी बोल लो, यानी शेयर बाजार। और ऐसे गोल्ड या फिर कोई भी आपका मिनरल जो है, जो जमीन से निकाले जाते हैं, चाहे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ऑयल हो गया, इन सभी के लिए बना हुआ है हमारा एमसीएक्स। ये हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर खरीद और बेच सकते हो। और अगर जो चीजें जमीन के अंदर से नहीं, जमीन के बाहर रहता है, जैसे सब्जी हो गया आपका, या फिर आपका मिर्च हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उसके लिए बनता है हमारा एनसीडीएक्स। तो ये अलग अलग है। अगर आपको बोलते हो कि यार मैं शेयर मार्केट में गोल्ड खरीदना चाहता हूं, तो गो विद एमसीएक्स में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर बोलते हो कि भैया हम ट्रेड करना चाहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, तो एनसीडीएक्स पे जाना पड़ेगा। और बोलते हो हम शेयर्स खरीदना बेचना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट में बीएससी या एनएससी पे आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अब ये जो दोनों है ना, ये प्योरली फ्यूचर पे रहते हैं। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन आप एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से आपका सब्जेक्ट्स भी आएगा इन फ्यूचर में, तब आपको उसमें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हो तो आपको मिलता है, अदरवाइज आपको नहीं मिलता। ये इसके अंदर क्या होता है कि आप प्रिडिक्शन करते हो। प्रिडिक्शन करते हो कि आज आपने गोल्ड ले लिया, या एक महीने बाद गोल्ड का प्राइस क्या हो जाएगा। तो अगर आपने आज गोल्ड ले लिया, आप अगर 1 किलो गोल्ड लेना चाहते हो, और 1 किलो गोल्ड का पता है कीमत कितना हो जाएगा? 1 किलो गोल्ड हो जाएगा लगभग आपका 1 करोड़ 20 लाख का। 1 करोड़ 20 लाख का 1 किलो गोल्ड है। अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए देना नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे उसका मार्जिन देना पड़ता है। सपोज 10% मार्जिन है, तो आप 12 लाख रुपए में 1 किलो गोल्ड खरीद सकते। अब भैया आपने 1 किलो गोल्ड खरीद लिया, यानी आपने गोल्ड को क्या करा, रिजर्व कर लिया अपने पास। जबकि एक्चुअल में आपने गोल्ड खरा ही नहीं, आपने डिमांड बढ़ा रखी है, तो रेट तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा ही। और हमारा इसीलिए डेली आप देखोगे गोल्ड का रेट, आप किसी भी जाना सुनार के पास, तो डेली आपको गोल्ड का रेट क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा, डेली चेंज होता है। तो सिर्फ यही वजह है। अगर गोल्ड का रेट इतना ज्यादा बढ़ रहा था, तो मेरे समझ से पहले एनसीडीएक्स में एग्री कमोडिटी का प्रोडक्ट बहुत तेजी से रेट बढ़ रहा था, और उस केस के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने इसको कुछ दिनों के लिए बैन लगा दिया, रोक दिया कि भैया इस पे ये प्रोडक्ट ट्रेड नहीं होंगे। जैसे प्याज महंगा हो रहा है या मिर्च महंगा हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट को कहते थे कि अब इस पे ट्रेड ही नहीं होगा, हटाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेकुलेशन हो रहा है, सट्टा लगा रहे हैं लोग बाग इस तरीके से करके। अब 1.20 है, कोई सोच रहा होगा भाई अब 1.30 जाएगा, तो 1.30 बोली लगा के रेट बढ़ा देंगे वो एक तरीके से। तो इसी तरीके से गोल्ड पे कंट्रोल कर ही नहीं रही है गवर्नमेंट, जबकि इतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए गोल्ड की, इतनी वैल्यू जेन्युइनली होती भी नहीं है। तो अब हमारे पास मेरा क्या है समझाना कि अगर आप इस तरीके से काम करते हो ना फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में, तो इससे होने वाला इनकम आपका माना जाता है बिजनेस इनकम। कौन सा इनकम माना जाता है? नॉट कैपिटल गेन। लेकिन अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, तो अगर वो काम करता है तो उसके लिए कैपिटल गेन माना जाए। उसके लिए क्या माना जाएगा हमारा? कैपिटल गेन। समझ में आई बात आपको? अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, तो उसके लिए क्या माना जाएगा भाई? उसके लिए तो बिजनेस इनकम माना जाता है। लेकिन अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? इन्वेस्टर जो होते हैं बाहर के, जैसे कि जेपी मॉर्गन ले लो, एफडीआई भी बोलते हैं जिसको, कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर पैसे कमाते हैं वो शेयर्स को बेच के और खरीद के, तो उस पर भी क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन लग जाएगा। लेकिन इंडिया में कैश मार्केट पे तो कैपिटल गेन लगता है। फ्यूचर एंड एफएनओ को पीजीबीपी का पार्ट माना जाता है, एज अ नॉर्मल बिजनेस ट्रीट किया जाता है, एज अ नॉर्मल बिजनेस ट्रीट किया जाता है। आ जाइए इसके बाद यूनिट लिंक। यूनिट लिंक का मतलब क्या हुआ सर? इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं सर। एक होता है हमारा LIC, जिसको लाइफ इंश्योरेंस LIP बोल दूं मैं, और एक होता है हमारा जर्नल। अब जर्नल इंश्योरेंस ऐसे इंश्योरेंस होते हैं कि अगर आपके साथ वो दुर्घटना घटती है, तब आपको पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगा।
सपोज करो आपने मेडिक्लेम लिया, आप बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में जाओगे, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी आपकी बीमारी का खर्चा उठाएगी। नहीं तो जो आपने किस्त दिया 10,000 रुपए का, वो 10,000 रुपए एक साल में अगर आप बीमार नहीं पड़े तो वो 10,000 आपके गए। अगर आपने अपने फोन का इंश्योरेंस करवाया है तो अगर फोन खराब होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। अगर आपका फोन पूरे साल खराब ही नहीं हुआ तो आपने जो भी 500-700 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को पे किया है वो 500-700 रुपए गए। वो तो हो गया जर्नल, हम इसकी बात नहीं कर रहे। एक लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो आज के टाइम पे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, आज के टाइम पे लोगों के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। वो चाहती है कि हमारा पैसा बहुत जल्दी से ग्रोथ करे, डबल हो जाए। हमारे पास 1 लाख है तो कब 1 करोड़ बन जाए मेरा, वो उनके मन में ये रहता है। और LIC जो है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, जब स्टार्टिंग में आई थी ये, तो स्टार्टिंग में इनका पर्पस था कि इनको सेविंग कराया जाए, इनके पैसे बचे। तो इसका जनरली जो टेन्योर होता था ना इसका, उसका टेन्योर हुआ करता था लगभग 20 साल कम से कम। अगर आप 20 साल के बाद आपको पैसे मिलेंगे और आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करिए। और उस टाइम पे 20 साल का जो टाइम था हमारा 20 ईयर का, उस टाइम पे ये फिक्स अमाउंट बोल देते थे कि मान लो सपोज करो आप ना साल में 10,000 रुपए जमा करिए और आप 20 साल जमा करेंगे तो आपके होते हैं 2 लाख रुपए, है ना। 20 साल, क्योंकि एक साल में 10,000 तो पूरे 2 साल में 20, आपको वहां पे 5 लाख या 6 लाख रुपए बोल दो मान लो मिलता है। तो आप सोचोगे यार 10,000 साल में जमा करेंगे, 20 साल तक जमा करेंगे, बस 5-6 लाख ही मिलेगा, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते लोग बाग इसमें इंश्योरेंस के। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन बेनिफिट क्या था, लाइफ का। अगर आपको 5 लाख रुपए की कमिटमेंट दी है तो भले ही किसी ने एक किस्त भरा हो और एक किस्त भरने के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार वाले को पूरे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं और उसको कोई इंश्योरेंस का पैसा भरने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये फायदा था यहाँ पे और गवर्नमेंट ने इस बेनिफिट के लिए निकाला था। लेकिन लोगों के अंदर है क्या है कि भैया वो मरने वाली बात छोड़ो, हमें जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसी इंश्योरेंस को 2 पार्ट में बांट दिया। इसी इंश्योरेंस का बोला कि भैया आप मुझे परमिशन दे दो, आपके पैसे मैं फटाफट से बढ़ा के दे दूंगा, मैं आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगा देता। एक तो है भैया हमने आपको बोला कि आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, आपको कितने साल बाद, 20 साल बाद। आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप ना मुझे परमिशन दे दो कि मैं कुछ पैसे आपके क्या करूंगा, नॉर्मल आपको देखो कम से कम 2 लाख जो आपने कम जमा कराए 2 लाख तो मिले ही, और आपके पैसे मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा तो हो सकता है आपको 20 लाख भी मिल जाए। यानी अगर शेयर मार्केट अप गया तो आपका इंश्योरेंस का पैसा ज्यादा होगा, और शेयर मार्केट गिर गया तो पता चला 2 लाख भी नहीं मिला। तो ऐसे इंश्योरेंस को हम बोलते हैं यूनिट लिंक, यूलिप बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं ऐसे वाले को, यूलिप। यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपने कोई भी यूनिट लिंक ले रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है जिसकी पेमेंट आप 2.5 लाख रुपए से ज्यादा साल का कर रहे हो, तो उसके जब पेमेंट आपको मैच्योर होके मिलता है तो ऐसे सिचुएशन में उस पे भी आपका टैक्स लग जाता है। हमारे सिलेबस के अंदर ये दोनों पार्ट के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं है। जो बच्चे CA फाइनल करेंगे उनके टाइम पे ये बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आएंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ इस वाले पॉइंट के ऊपर, बाकी डेफिनेशन मुझे बताना था तो डेफिनेशन के अंदर ये 3 बातें लिखी हैं, जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। बाकी हमें एनी प्रॉपर्टी ये वाला पार्ट करना है। समझ में आ रही है बात आपको? तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है सर, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं सर, इसके अंदर अगर कोई भी एसेट्स हम बेचते हैं तो उससे होने वाला प्रॉफिट जो होता है वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। आ जाइए अब सर, कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, कौन कौन से ऐसे कैपिटल एसेट्स हैं जो कि कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाएंगे, इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहला कैपिटल एसेट्स है भाई पर्सनल इफेक्ट्स बोलते हैं, लेकिन मैं इसको एसेट्स ही होता है ये। तो जितने भी पर्सनल इफेक्ट्स हैं वो कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसके भी कुछ क्या बताए मैंने, एक्सेप्शन। इसके भी क्या है हमारे एक्सेप्शन। अगर आपके पास गोल्ड है, ज्वेलरी, तो कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, पर्सनल है तब भी। और ये पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब पर्सनल भी कौन सा,
मूवेबल, अगर मैं इमूवेबल लिखूं यहां पे तो इसका मतलब हमारा वो तो कैपिटल एसेट्स है। अगर आप साधारण, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आप अपने पर्सनल लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो तो कैपिटल गेन लगेगा, और बिजनेसमैन बेचेगा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप पर्सन नॉर्मल हो तो कुछ एसेट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके एक्सेप्शन में चले जाएंगे। अगर कोई भी मूवेबल आप एसेट्स को बेचते हो तो वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट उसका कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। जैसे क्या सर? गोल्ड। जैसे क्या सर? आपका पेंटिंग। गोल्ड मतलब ज्वेलरी, ज्वेलरी की जगह पे मैं गोल्ड लिख रहा हूं। जैसे क्या सर? आपका ड्राइंग। जैसे क्या सर? आपका स्कल्पचर बोल दो। जैसे क्या सर? आपका आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, मतलब पुरानी पुरानी चीजें, जैसे पुराने सिक्के आपके पास है, जिसको विंटेज भी बोल देते हैं, पुरानी एंटीक भी बोल देते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि नोट, जो जिनके पास पुराने नोट पड़े हुए हैं, उस नोट पे कुछ ऐसा खास पॉइंट हो पुराने टाइम पे, तो अगर वो 1 रुपए का नोट है तो वो 50,000 रुपए में बिक जाता है। ठीक है ना? कि ये भाई बहुत पुरानी चीजें हैं। आपके पास मान लो टीपू सुल्तान का तलवार हो तो वो आपको यकीन नहीं होगा, वो विजय माल्या ने खरीदा था 6,000 करोड़ रुपए का टीपू सुल्तान का तलवार, तो क्योंकि पुराना था वो। तो ऐसे पुरानी चीजें होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। तो अगर वो भी आप बेचते हो तो मूवेबल आइटम है, लेकिन उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा आपका। ऐसे ही आपका आ जाता है यहाँ पे एनी आर्ट, पेंटिंग वगैरह कुछ भी आ जाएगा। अगर आप स्टॉक इन ट्रेड करते हो, यानी आपका बिजनेस ही है, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस गोल्ड बेचने का है, तो अगर आप गोल्ड बेचोगे तो आपका कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वहां पे आपका लगेगा पीजीबीपी, यानी आपके बिजनेस से इनकम मानी जाएगी। आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आप घर मकान जमीन बेच रहे हो, तो वो कैपिटल गेन के अंडर टैक्सेबल नहीं होगा, वो उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा एसेट्स है जो कि औरों के लिए कैपिटल एसेट्स है लेकिन वो बिजनेस कर रहा है, तो उसको बोला जाता है स्टॉक एंड ट्रेड। ठीक है? एग्रीकल्चर लैंड इंडिया। अब एग्रीकल्चर लैंड दो जगह हो सकते हैं सर। एक हो सकता है आपका सिटी में, शहर में, जैसे दिल्ली। दिल्ली आपको पता है सिटी है, यहां पे एग्रीकल्चर लैंड है। किसी ने देखा है दिल्ली के अंदर खेती होते हुए? हाँ, हाँ, यमुना पे जाओगे ना तो वहां पे देखोगे फूलों की खेती और दो तीन छोटी मोटी खेती होती है। तो वो भी जमीन कौन सी जमीन है? एग्रीकल्चर लैंड है साहब। तो गवर्नमेंट कहती है यार, जो सिटी के अंदर एग्रीकल्चर लैंड है, वो सिटी के अंदर जो रह रहा है उसको हम ओरिजिनल किसान नहीं मानेंगे। और एक रूरल एरिया में होता है, रूरल एरिया मतलब गांव देहात के अंदर, वहां पे अगर एग्रीकल्चर लैंड है, अगर वो किसान, गांव वाले किसान अगर एग्रीकल्चर लैंड को बेचते हैं तो उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। यानी जो गांव में, रूरल एरिया के अंदर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो मैंने कहा एग्रीकल्चर लैंड, तो कौन से वाला एग्रीकल्चर लैंड? रूरल एरिया वाला। ठीक है? अगर अर्बन एरिया में है, दिल्ली में है, अब सर रूरल और अर्बन कैसे डिसाइड करोगे? आप जब एग्रीकल्चर चैप्टर करेंगे तब मैं उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। यहां पे एक क्राइटेरिया किया गया है कि वहां की पॉपुलेशन और वहां एमसीडी, जहां पे झाड़ू लगाने वाले जो एमसीडी है, जो झाड़ू लगाते हैं या नाले की साफ सफाई करने वाले, अगर वहां तक पहुंच पा रही है, उतने किलोमीटर के बाद के एरिया को हम रूरल एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। इनकम टैक्स में पैमाना, पैरामीटर बनाया हुआ है, जिस पैरामीटर को आपको देखोगे तो पता चल जाएगा। अभी सिंपल सा सोच लो, जो गांव की जमीन है वो आपका एग्रीकल्चर लैंड में आएगा, और उस जमीन को आप जितनी मर्जी बार खरीद लो, बेच लो, क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है तो उस पर कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। क्योंकि बोलता है कैपिटल गेन तभी लगेगा जब आप क्या बेचोगे? कैपिटल। तो बोलता है पर्सनल एफेक्ट्स तो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है। मैंने क्या लिखा? कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, कैपिटल एसेट्स में ये बातें होती ही नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड भी आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है, आपका एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत पहले 1999 में बॉन्ड निकाले थे कुछ,
शेयर्स टाइप के होते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बॉन्ड निकाले थे, तो अगर किसी के पास ये बॉन्ड अब भी है तो वो भी कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ में आई बात आपको? ये भी कैपिटल एसेट्स के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हमने क्या देखा सर? अभी हमने देखा ये हमारे कैपिटल एसेट्स होंगे और ये हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं होंगे। अब बात करते हैं सर पर्सनल अफेक्ट्स या पर्सनल एसेट्स में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, जैसे कि पहला, अगर आपका ज्वेलरी है, कहता है पर्सनल अफेक्ट्स ट्रीटेड एज, ये वाले एसेट्स जो है वो कैपिटल एसेट्स, मतलब पर्सनल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होता। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए, ये 6 पॉइंट कैपिटल एसेट्स होंगे। इसके अलावा कोई भी आपका पर्सनल एसेट्स हो वो कैपिटल एसेट्स के कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो बात आप? तो अब सबसे पहले ज्वेलरी, अब ज्वेलरी में क्या हो सकता है? आपका गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी जो ज्वेलरी का पार्ट है अगर आपके पास है, क्योंकि ये पर्सनल अफेक्ट्स भी है या पर्सनल एसेट्स बोल लो और ये मूवेबल भी है, फिर भी इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। पीछे पॉइंट कहता है कि भैया ये कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन कुछ बातें मैंने बोला ये तो हो जाएंगे, जिसमें से पहला पार्ट क्या आ गया हमारा? ज्वेलरी है, जो कि हमारा कैपिटल एसेट्स का पार्ट माना जाएगा। इसके बाद क्या कहता है? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन वही पुरानी विंटेज, जैसे कि बहुत पुराने टाइम के आपके पास कुछ चीजें हैं जिसको आप महंगा करके बेच देते हो, तो पुरानी चीजें जितनी भी है जैसे कि इमेज में दिखाया हुआ है, तो ये क्या हो गया? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया। समझ में आ रही बात? इसके बाद तीसरा पॉइंट है ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है? जो आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग भी ऐसा होता है ना, पेंटिंग और ड्राइंग, पता नहीं बहुत लोग ना करोड़ों करोड़ों रुपए का खरीद लेते हैं वो ड्राइंग, जिसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आपने जो पेंटर है उसके नाम के ऊपर, जैसे कि एक पेंटर थे इंडिया के अंदर, अब नहीं रहे, MF हुसैन के नाम से था, जिनकी ड्राइंग पेंटिंग बहुत मशहूर हुआ करती थी और लाखों करोड़ों रुपए की बिका करती थी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ड्राइंग है जिसको आपने खरीदा था पहले सस्ते में, अब बेच दोगे, तो वो भी क्या माना जाएगा? आपका पर्सनल एसेट्स तो है, लेकिन इसके बेचने के बाद भी अगर कोई भी प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसको आप किसके अंडर हेड रखोगे? कैपिटल गेन के अंदर। पेंटिंग और ड्राइंग में फर्क क्या है? ड्राइंग आप पेंसिल से बनाते हो और पेंटिंग आप ब्रश से करते हो, तो दोनों तरीके का हो गया ये। एक तरीके से ड्राइंग पेंटिंग लगभग बराबर ही है, लेकिन जो डिफरेंस था मैंने बता दिया। तो अगर आपके पास पेंटिंग है तो पेंटिंग को भी बड़े महंगे रेट में बेच दिया जाता है, और उसको जब बेचा जाता है तो जो उससे प्रॉफिट अराइज होगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल है, बिजनेस में है तब तो भैया ये तो कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन अगर आपका पर्सनल है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पर्सनल इफेक्ट्स की, तब भी आपका ये क्या माना जाएगा साहब? ये माना जाएगा, इस पे कैपिटल गेन निकलेगा। स्कल्पचर क्या होता है कि पुराने, जैसे कि मान लो किसी के पास डायनासोर का अंडा मिल जाए, तो या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए, जैसे कि कोई बोन मिल गया, कोई ऐसी चीज मिल गई जो पुराने, जैसे ढांचा बोलते हैं किसी टाइप का मिल जाता है, तो जो काम करते हैं ना कि मतलब कि जो हिस्ट्री वगैरह सारी चीज रिसर्च काम करते हैं, तो उनको कुछ चीजें अगर मिल गई मान लो, तो उसके हिस्सा हड्डी का ढांचा बोला जाता है स्कल्पचर का मतलब, तो उसको मिल गया तो वो भी महंगे रेट पे बेच दिया जाता है। कौन खरीदता है? रिसर्च करने वाले खरीद लेते हैं उसको, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, वो पर्सनल इफेक्ट्स होते हुए। एनी आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कुछ भी हो, वो भी हमारा क्या माना जाता है? मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट, यही हो गए। तो ये 6 पॉइंट लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो बोला गया जितने भी पर्सनल एसेट्स होते हैं वो कैपिटल एसेट्स है ही नहीं, लेकिन ये 6 पॉइंट अगर आ गए उस बात के अंदर तो ये सारे के सारे कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और इसके ऊपर कैपिटल गेन भी लगेगा। अब सर कौन सा बच गया? मोटर कार, स्कूटर, बाइक, साइकिल, ये भी तो एसेट्स हैं आपके। आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ये भी क्या है? आपके पर्सनल एसेट्स है। अगर आप इसको बेचते हो तो इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट
नहीं लगने वाला। लेकिन अगर एक कंप्यूटर कोई बिजनेसमैन बेचता है, बिजनेस की एसेट्स था, तब उसके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? इसके बाद देखते हैं सर हम क्या, एग्रीकल्चर लैंड। अब एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, एक अर्बन एरिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया है, ये देखो यहाँ आसपास आपके क्या है, ये बिल्डिंग है, तो ये अर्बन एरिया में आ गए, तो ये एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। और दिस इज अ कैपिटल एसेट्स। ये हमारा क्यों लगेगा? क्योंकि ये कैपिटल एसेट है, समझे? और एक ऐसा है जहां दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, गांव का एरिया है, ये वाला आपका जो है रूरल एरिया है, और ये कैपिटल एसेट्स, नॉट अ कैपिटल एसेट्स, ये नॉट कैपिटल एसेट्स, ये कैपिटल एसेट्स मेरे भाई नहीं है। तो एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। कौन से एग्रीकल्चर लैंड पे बताओ कैपिटल गेन लगेगा? अगर एग्रीकल्चर लैंड सिटी यानी अर्बन एरिया में है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स है। अगर रूरल एरिया में है तो उसके ऊपर, तो मैंने कहा कि ये एग्रीकल्चर जो लैंड है ना, ये वाला लैंड, मैंने दोनों पार्ट समझा दिया। हालांकि मैं अभी जो करवा रहा हूं आपको, क्या करवा रहा हूं, मैंने बताया कि भैया ये सारे पार्ट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होंगे। पहला पॉइंट क्या था? पर्सनल। उसके बाद मैंने क्या बताया? एग्रीकल्चर लैंड या स्टॉक इन ट्रेड। तो पर्सनल अफेक्ट्स में ये वाली चीजें जो है कैपिटल एसेट्स हैं, जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद एग्रीकल्चर लैंड में अगर अर्बन एरिया में है तो है भाई, और रूरल एरिया में है तो कैपिटल एसेट्स नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं स्टॉक इन ट्रेड। इसके बाद क्या आ गया हमारा? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आप अगर बिजनेसमैन हो, आप अगर बिजनेस करते हो, जैसे किस किस चीज का, फॉर एग्जांपल गोल्ड का, नंबर 2 प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी डीलर बोल देते हैं। अगर आप इस टाइप का कोई बिजनेस है जो कि नॉर्मली, ये तो भाई अगर बिजनेस नहीं करते तो ये तो कैपिटल एसेट्स है, ये तो कैपिटल एसेट्स है। इफ नॉट डूइंग बिजनेस, अगर आप इसका बिजनेस नहीं करते तो कैपिटल एसेट्स है। लेकिन अगर आप इसका बिजनेस कर लेते हो तो ये बन जाता है हमारा स्टॉक इन, इसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। यानी आपके लिए ये गुड्स माना जाएगा, ये माल माना जाएगा जिसकी आप दुकानदारी करते हो, बिजनेस कर रहे हो। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड है कोई, तो दिस इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स। क्या ये कैपिटल एसेट्स है? साहब ये कैपिटल एसेट्स हमारा नहीं है, सिंपल सी बात। समझ में आई बात आपको? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा सर? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मैं स्लो लेके चल रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें बदली है, कुछ चीजें चेंज हुआ है, उसके हिसाब से। सबसे पहले अगर हम कैपिटल गेन की बात करें, तो कैपिटल गेन जो निकाला जाता है वो डिपेंड करता है कि वो कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल गेन किस पे निकाला जाएगा? हमारा कैपिटल गेन कैपिटल एसेट्स पे निकाला जाएगा। अब सर कैपिटल एसेट्स क्या होता है? कैपिटल एसेट्स हमारा अब यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बिजनेस में यूज कर रहे हो या पर्सनल यूज कर रहे हो। अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हो और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कैपिटल एसेट्स है। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं होगा, लेकिन उसमें 6 बातें ऐसी जोड़ दी जाएगी जो कि मूवेबल होते हुए भी कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। जैसे कि आपका ज्वेलरी, जैसे ड्राइंग, जैसे पेंटिंग, जैसे स्कल्पचर, जैसे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, जैसे आर्ट। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जिसको कैपिटल एसेट्स माना जाएगा पर्सनल अफेक्ट्स होते हुए भी। अगर बिजनेस में एसेट्स यूज हो रहा है तो उस केस के अंदर आप चाहे मूवेबल एसेट्स हो चाहे इमूवेबल एसेट्स हो, सभी के सभी कैपिटल एसेट्स है और उससे होने वाले प्रॉफिट पे आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। मान लिया जाए मैं पर्सनली
कार को बेचूं, मेरा पर्सनल एसेट है, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन कोई बिजनेस के नाम पे कार है और वो कुछ कार को बेच दे तो कैपिटल गेन उस पे लग जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे सर डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमें 3 चीजें दिखी और यही 3 चीजें हम पढ़ेंगे जिससे हमारा कैपिटल गेन चलता रहेगा आगे। पहले तो आपको समझना होगा कि भैया हमारा कैपिटल एसेट्स क्या है, उसके बाद समझेंगे हम ट्रांसफर क्या है। हमने अभी कैपिटल एसेट्स समझ लिया, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स भी देखेंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। के बाद ट्रांसफर कब माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। जैसे कि मैं ट्रांसफर को अगर थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अगर मैं समझाऊं, मान लो कि मैंने अपना घर मेरा क्या है बताओ, कैपिटल एसेट्स है। मैं क्या कर रहा था, घर है और घर में आग लग गई और आग लगने की वजह से पूरी तरीके से घर जल गया और मैंने घर का इंश्योरेंस करवा रखा था। तो अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे उस घर का इंश्योरेंस क्लेम देगा या नहीं देगा? देगा भाई इंश्योरेंस क्लेम। अब जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो इंश्योरेंस क्लेम इंस्टेंट तो नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम मिलने में मुझे टाइम लग जाएगा, मान लो 2 साल बाद मिलता है हमें। तो अब इंश्योरेंस क्लेम जो मिल रहा है एक तरीके से माना जाता है कि ये आपने घर बेच दिया है। तो यहां पे कैपिटल गेन किस तरीके से निकलेगा, कब माना जाएगा कि आपका घर बिक गया है? जिस साल आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा उस साल माना जाए बिक गया है, या जिस साल आग लग जाएगा आपके घर में उस साल माना जाएगा बिक जाएगा? क्योंकि कैपिटल गेन तो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हमें ट्रांसफर को भी अच्छे से समझना होगा। इसके साथ साथ आपको क्या क्या एग्जेम्पशन है ये सारे के सारे आपको एग्जेम्पशन भी समझने होंगे, तब जाके आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और इस चैप्टर को आपको करने में मजा आने वाला है। फिर हमने क्या देखा भैया, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन कैपिटल गेन का एक ही है, आपका कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, दूसरा आपका वहां से प्रॉफिट हो जाना चाहिए, तीसरा ट्रांसफर होना चाहिए, और अगर आपका एग्जेम्पशन वाला है तो उसको मत लीजिएगा। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो वो कैपिटल एसेट्स का पार्ट माना जाएगा। सर अब कैपिटल एसेट्स कौन से हैं? कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उसे क्या मान लेंगे हम? उसको क्या मान लेंगे हम? कैपिटल एसेट्स मान लेंगे। लेकिन अगर कोई हमारा इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, तो वो अगर कोई शेयर मार्केट में डील करता है, स्टॉक कोई भी सिक्योरिटी लेता है, तो वो भी कैपिटल एसेट्स माना जाता है। लेकिन इंडियन वालों के लिए ये क्या बन जाता है? पीजीपीपी। इसलिए ये लाइन को यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर मैं इंडियन हूं, मैं रेजिडेंट हूं और मैं शेयर को बेचूं और खरीदूं, तो मेरे लिए वो प्रॉफिट, अगर F&O की बात कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए माना जाएगा बिजनेस का इनकम। लेकिन वही कोई अंग्रेज आके काम करता है तो उसके लिए बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा, वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। कोई इंश्योरेंस है, कोई इंश्योरेंस जिसकी 2.5 लाख रुपए से ऊपर की प्रीमियम पे कर रहे हो 1 साल में, तो वहां पे भी आपका कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये 2 पॉइंट ऐड किया गया, इतना रेलिवेंट नहीं है बीकॉम के लिए, और इन फ्यूचर भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है। आपका मेन यही पॉइंट है जिसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर और पूरा चैप्टर क्वेश्चन घूमता रहेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया सर? यहाँ पे मैंने बताया कैपिटल एसेट्स क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। 4 चीजें हैं जो कैपिटल एसेट्स में नहीं होगा। पर्सनल एसेट्स जितने भी हैं वो कैपिटल एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 6 एसेट्स ऐसे हैं जो पर्सनल होते हुए भी कैपिटल एसेट्स का हिस्सा बन जाएगा। क्या क्या बन जाएगा? एक ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी आर्ट। अगर ये चीजें हैं वो पर्सनल भी है तो क्या माना जाएगा? वो कैपिटल एसेट्स मान लिया जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाए। एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट्स नहीं होता। कौन से वाला? रूरल वाला। अगर अर्बन में है तो वो कैपिटल एसेट्स है। अर्बन वाला अगर खेत आपने बेचा तो आपका कैपिटल गेन लग जाएगा। अगर रूरल वाला बेचा तो बेचो खरीदो, कोई सरकार आपको परेशान नहीं करेगी, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लास्ट, अगर आपका गोल्ड कोई डिपॉजिट किया है जो कि 1999 का सरकार ने कुछ उस टाइम निकाला था, तो ये रेलेवेंट हो चुका है, बस अभी दिया हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको डेफिनेशन पढ़ोगे तो देखने को मिल जाएगा। वैसे रियल लाइफ में बहुत मान लेते हैं कि 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज किसी के पास होगा तो वो होगा। इसके बाद हमने क्या बोला कि पर्सनल इफेक्ट्स ये कैपिटल एसेट्स माने जाएंगे। पर्सनल इफेक्ट्स तो है, फिर भी ये क्या माने जाएंगे? हमारे कैपिटल एसेट्स माने जाएंगे। कौन से? 6 पॉइंट जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। इसके बाद आपके लैंड की बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड ना 2 टाइप के होते हैं।
एक रूरल एरिया का, एक अर्बन एरिया का। रूरल एरिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उस केस में ये कैपिटल एसेट्स ही नहीं माना जाता। अगर ये कैपिटल एसेट्स ही नहीं माना जा रहा तो इसके ऊपर कैपिटल गेन भी अराइज नहीं होगा। अगर अर्बन एरिया में आपका एग्रीकल्चर लैंड है तो इसे कैपिटल एसेट्स माना जाता है, और अर्बन एरिया में अगर आप खरीद बेच करते हो उस एसेट्स का तो उस सिचुएशन में उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्सेबल लगेगा। ठीक है ना। अभी हम रेट की बात नहीं कर रहे कि क्या रेट है क्या नहीं है। इसके बाद हमारा ये सिंपल सा था स्टॉक इन ट्रेड। इसके बाद टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली दो टाइप के हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म। अब इस शॉर्ट टर्म के अंदर भी कैटेगराइज और लॉन्ग टर्म में भी कैटेगराइज किया गया है कि कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसकी लाइफ 12 महीने दी गई है, कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसकी लाइफ 24 महीने दी गई है, कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसकी लाइफ 36 महीने दी गई है। तो वो एसेट्स के कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिसके लिए 12 महीने कैलकुलेट होगा, कौन से 24 महीने, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसको अगली क्लास में करेंगे क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है अमेंडमेंट के बाद। क्लियर है यहां तक। तो आज की क्लास में हमारा सारा का सारा थ्योरी पे गया। अगली क्लास में हमारा थोड़ा थ्योरी कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिकल भी अब स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी का, देखो एक सैलरी ऐसा चैप्टर था जिसको कैलकुलेट करने में बहुत सारे पॉइंट्स होते थे। अब इसके अंदर कैपिटल गेन कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाए, आप लिखोगे सेल 10 लाख और परचेज 4 लाख, निकल गया 6 लाख कैपिटल गेन, खत्म क्वेश्चन। इतना ही क्वेश्चन आएगा आपका, 18 नंबर का आ जाए चाहे 12 नंबर का, करके इतना ही आना है। चाहे 18 नंबर का आ जाए चाहे 12 नंबर का आ जाए, 12 का तो मैं कंफर्म बता रहा हूं, और 18 का आ गया तब भी इतना। लेकिन भाई इसके अंदर जब क्वेश्चन होगा ना इतने से सॉल्यूशन का, पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन होगा कि उसने घर खरीदा, घर बेचा, उसके पिताजी ने खरीदा था, पिताजी ने गिफ्ट किया था घर को, उसके हिसाब से फिर उसने एक उसके कुछ और एग्रीकल्चर खरीद लिया लैंड, तो बड़े सारी चीजें उसके अंदर बताया जाएगा। उन सारी चीजों को देखते हुए हमें एक प्रॉपर ये 2 लाइन पॉइंट का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। हमारा सॉल्यूशन इतना लेंथी नहीं होता, लेकिन इसके प्रोविजंस आपको याद होने बहुत जरूरी है। तो अगली क्लास के अंदर हम टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स भी कर लेंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और साथ के साथ कैसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। लॉन्ग टर्म होगा तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, शॉर्ट टर्म होगा तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये हमारा एजेंडा रहेगा अगली क्लास का। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सेम टाइम, और इसको फिर हम उसी हिसाब से कंप्लीट करेंगे। किसी स्टूडेंट को अभी तक जितना मैंने कराया है, जितना मैंने समझाया है, ये सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगर आपको अभी तक के पॉइंट में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।